अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तैयबा और ये है मेरा यूट्यूब चैनल हीलिंग साइकोलॉजी। और आज का मेरा मौजू है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी क्या है, सबसे पहले इसको किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया और किन किन चीज़ों से गुजर कर आज की मॉडर्न जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो कैसे डिफ़ाइन की गई, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। सबसे पहले बात करेंगे इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की, या यूँ बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी जो वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज से आया। इसके बारे में इख्तलाफ है थोड़ा सा। कुछ बुक्स में मिलता है कि जो साइकोलॉजी वर्ड है ये साइकी और लॉजिस्ट से मिलकर बना है, तो ये जो दो वर्ड हैं साइकी और लॉजिस्ट ये लैटिन लैंग्वेज से आए हैं। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में और गूगल पे भी अगर आप जाके देखें तो वहाँ पे ग्रीक लैंग्वेज का मिलता है कि ग्रीक लैंग्वेज जो है उसके ये वर्ड हैं साइकी और लॉजिस्ट। साइकी मतलब सोल, माइंड और या स्पिरिट, और लॉजिस्ट का मतलब है उसको स्टडी करना या जानना। यूँ कह लें कि इंसान की सोल को जानना और समझना जो है वो साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सोल है ये है तो एक इमॉर्टल चीज़, लाफानी है, ख़त्म नहीं होती, ये हम सब का बिलीफ है। इसके अलावा दूसरे रिलीजन्स की बात की जाए, यहूदियत की या ईसाईयत की या हिंदुज़म की, इस्लाम के अलावा भी, तो हर मज़हब में इस चीज़ का तसव्वुर मौजूद है कि सोल भी कोई होती है। इसके इसके वजूद से हम इनकार नहीं करते, इवन साइंटिस्ट भी, कोई भी इसको इनकार नहीं करता। हाँ, ये एक अलग बात है कि इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। अब इसके ऊपर बिलीफ तो सबका है, लेकिन सबके बिलीफ्स डिफरेंट हैं। एज ए मुस्लिम हमारा और है, हिंदू जो हैं वो आवागुन के नज़रिए को मानते हैं, उनका बिल्कुल और है। जो क्रिश्चियंस हैं या जो ज्यूज़ हैं उनका हमसे अलग है। लेकिन ये इस चीज़ पे तो हम सबका इत्तेफाक ज़रूर है कि सोल जो है वो एग्ज़िस्ट करती है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया में बेशुमार काम हो चुका है, इतना लिटरेचर इसके ऊपर लिखा गया है। तो उस दौर में, ग्रीक पीरियड में, जब साइकोलॉजी के ऊपर एज ए सब्जेक्ट काम शुरू हुआ। वैसे तो साइकोलॉजी तभी इस दुनिया में आ गई थी जब पहला इंसान इस दुनिया में आया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बायो आई दुनिया में, बॉडी अगर इंसान की है तो बायो उसी वक्त आ गई। अगर उसके साइकी है, माइंड है, ये सोल है, तो ज़ाहिर है साइकोलॉजी भी तभी आ गई। लेकिन एज ए सब्जेक्ट इस पर जब काम शुरू हुआ तो वो ग्रीक पीरियड है, जब इस पर किसी साइंटिस्ट ने या किसी फिलोसफर ने काम शुरू किया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक साइकोलॉजिस्ट की। उनका बिलीफ ये था कि जो नॉलेज ऑफ सोल है वही साइकोलॉजी है। फिथागोरस की अगर बात करें, वैसे तो एक मैथमेटिशियन था, लेकिन उस दौर के अगर फिलोसफर्स के ऊपर आप थोड़ा सा काम करें तो आपको पता चलेगा कि वो बेशक उनका जो मेजर होता था वो तो एक ही होता था, लेकिन इसके अलावा भी वो और बहुत सी चीज़ों में एक्सपर्ट होते थे। अगर एक म्यूजिशियन है तो वो साथ मैथमेटिशियन भी है, अगर वो साइंटिस्ट है तो साथ साथ वो पोइट भी है, मतलब मल्टी डायमेंशन लोग थे वो। तो इसी तरह फिथागोरस जो है वो था तो एक मैथमेटिशियन ही, लेकिन साइकोलॉजी पे भी उसने काम किया। सबसे पहले तो वो कहता है कि जो सोल है ये मॉर्टल है, ये ख़त्म नहीं होती बॉडी के साथ। और इसके अलावा उसका जो नज़रिया है वो आवागुन वाला है सोल के बारे में, कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी सोल ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो किसी और शक्ल में, किसी और बॉडी को ऑक्यूपाई करके दोबारा से दुनिया के अंदर आ जाती है। सुकरात की अगर बात करें तो वो सोल के लिए साइकी का वर्ड यूज़ करता था, क्योंकि साइकी का मतलब भी सोल है ग्रीक लैंग्वेज में। और वो कहता था कि हमें सोल की प्योरीफिकेशन के लिए, सोल को प्योरीफाई करने के लिए नॉलेज हासिल करना चाहिए। अब यहाँ पे वो ये बात इसलिए कर रहा है कि इंसान की जो वो ये समझते हैं ना कि सोल जो है उसी को समझना ही इंसान की साइकी को समझना है, वो सोल को ही उसकी साइकी समझते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि उसकी सोल प्योरीफाई हो, मतलब साफ़ हो, और उसके लिए उसने नॉलेज बताया कि आप नॉलेज हासिल करें। इसके अलावा अगर सुकरात की, प्लेटो की, अरिस्टोटल की और इन लोगों की बात करें तो इन लोगों ने बहुत टॉपिक्स पे काम किया, या यूँ कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाई, एक्सप्लोर किए वर्ड। जैसे प्लेयर है, पेन है, नॉलेज है, मोटिवेशन है, रैशनैलिटी है, और मेंटल इलनेस जो साइकोलॉजी का आजकल सबसे बड़ा टॉपिक है। वैसे तो साइकोलॉजी नॉर्मल लोगों को, हर एक को डील करती है, क्योंकि वो इंसानों को डील करती है, तो इंसान के दायरे में जो जो भी इंसान आ रहा है, वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, वो हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन मेंटल इलनेस जो है
वो इसका एक मेजर माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जो एबनॉर्मल लोग हैं उनको ज़्यादा ये हैंडल करती है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल हैं या आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो फिर तो आप साइकोलॉजिस्ट को बॉदर ही नहीं करते ना, उनके पास जाना ही नहीं चाहते। तो इसलिए अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो मेंटली इल है वही लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर आज साइकोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है, और इनको सबसे पहले एक्सप्लोर किया वो इन लोगों ने किया, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने। इसके अलावा एरिस्टोटल का एक और बहुत बड़ा कारनामा है कि उसने एक बुक लिखी, दे एनीमा, साइकोलॉजी के ऊपर सबसे पहली बुक जो है वो उसने लिखी। और अब अगर हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका क्रिटिसिज्म बहुत सीधा सा है, कोई भी इंसान इसके बारे में सोच सकता है कि अगर हम साइकोलॉजी को साइंस बनाना चाहते हैं या उसको साइंस के तौर पर मनवाना चाहते हैं, फिर हम उसे सोल नहीं कह सकते, क्योंकि साइंस जो है वो हमेशा एक ऐसी चीज़ को बिलीव करती है, ऐसी चीज़ को मानती है जो एग्जिस्ट करती हो, तो हम उसको प्रूफ भी कर सकें, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, उसको देख सकें। लेकिन सोल एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की एक ऐसी क्रिएशन है, या उसका एक ऐसा कहने की कमाल है कि जो मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आती, महसूस होती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते, हम उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको अगर हमने इसको एक फ़िलॉसफ़ी ही रखना है फिर तो आप इसको सोल कहें, लेकिन अगर आपने इसको साइंस के तौर पे मनवाना है, क्योंकि साइकोलॉजी आजकल सोशल साइंस मानी जाती है ना, तो अगर आपने इसको साइंस के तौर पर लेके आना है तो फिर आपको ये वाली डेफिनेशन जो है वो रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिर इसके क्रिटिसिज्म में ये वाली डेफिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन इन लोगों का, फिसागोरस, अरस्तू, सुकरात, प्लेटो, इन लोगों का जो काम था उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि हर दौर का जो काम है उसमें कोई ना कोई भी थेरी 100% ठीक नहीं होती, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे गलत भी नहीं होती। इनके सोल के बारे में जो जो बिलीव्स थे उनसे आगे आने वाले साइकोलॉजिस्ट ने बहुत फ़ायदा उठाया। अब बात करते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड की। ये सेकंड डेफिनेशन है। जो प्लेटो है, अफलातून भी जिसको कहते हैं, उसने ये वर्ड जो माइंड है वो इंट्रोड्यूस करवाया सबसे पहले। एरिस्टोटल जो है वो भी माइंड की इम्पोर्टेंस को बिलीव करता था, उसको एक्सेप्ट भी करता था साइकोलॉजी में। इसके बाद अगर हम अब साइकोलॉजी इन सेंस ऑफ माइंड की बात करें कि किन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो सबसे पहले हम जॉन लॉक की बात करेंगे। जॉन लॉक जो है उसका बिलीव था कि जो सोल जो है वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ये एक रिलीजियस कंसेप्ट है। साइकोलॉजी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये यूँ कह लें कि वो कहता था कि ये एक रिलीजियस कंसेप्ट है और हमें एक साइंस से रिलेटेड चीज़ चाहिए, तो वो माइंड को लेके है। उसने कहा कि माइंड जो है वो एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, जबकि सोल नहीं है। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जो फाउंडर है स्ट्रक्चरलिज्म का, जब हम स्कूल ऑफ थॉट्स पे बात करेंगे तब मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगी कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, कि उन्होंने इन पे काम किया, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ उसका जिक्र आया। स्ट्रक्चरलिज्म का जो फाउंडर थे ईबी टिचनर हैं, विलियम वॉन्स हैं, वो लोग भी यही बिलीव करते थे कि जो माइंड है या माइंड की साइंस है या माइंड को समझना है, उसको जानना है, यही साइकोलॉजी है। या यूँ मुख्तसरन अगर आप इन शॉर्ट अगर आप बात करें तो वो ये कहते थे कि किसी भी इंसान को जानने के लिए, समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमें उसके माइंड को पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी को नॉलेज या साइंस ऑफ माइंड समझने वाले लोग हैं वो किन किन चीज़ों पे एम्फेसाइज करते हैं, किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। उनका सबसे बड़ा जो फोकस था वो था मेंटल एक्शंस पे, कि हमारे जो मेंटल एक्शंस हैं उनको वो स्टडी करते थे और उसके ऊपर किसी भी इंसान के बारे में वो एनालिसिस देते थे, या यूँ कह लें कि एक एजुकेटेड गैस देते थे। इसके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने मेंटल एक्शंस के, माइंड के मेंटल एक्शंस को वो पढ़ते थे ना, तो उन मेंटल एक्शंस के उन्होंने 3 एस्पेक्ट बताए हैं। सबसे पहले कॉग्निशन है। कॉग्निशन का वर्ड आप साइकोलॉजी में हर जगह पढ़ेंगे, या यूँ समझ लें कि कॉग्निशन इसमें एक बहुत ही मेजर पिलर है साइकोलॉजी का। कॉग्निशन है इज़ गेनिंग नॉलेज, इसको उर्दू में कहते हैं वकूफ़, किसी चीज़ से वाकफियत हासिल करना, किसी चीज़ को जानना, समझना, मतलब जहाँ पे आपका जो मेंटल प्रोसेस जो है वो काम कर रहा है वो आपकी कॉग्निशन है। फिर इसके बाद कोनिशन आ जाती है, इसको तलब कहते हैं, कि जब आपके अंदर कोई डिज़ायर पैदा होती है, कोई ड्राइव आती है, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो एक खाने पानी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई भी किसी भी किस्म की भी जो ड्राइव है, विश है, या नीड है, तलब जिसको कहते हैं, जिसको हासिल करना चाहते हैं।
इसके बाद तीसरा जो इसका एस्पेक्ट है किसी भी इंसान के मेंटल एक्शन का, वो अफेक्शन है। जब हम कोई काम कर लेते हैं या करना चाहते हैं तो उसके साथ एक अफेक्शन भी एसोसिएट हो जाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो वो काम अच्छे से हो गया और सबने उसको एडमायर किया तो उसके साथ एक पॉजिटिव अफेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर वो काम ठीक से नहीं हुआ या कोई ना कोई नेगेटिव उसकी चीज़ उसके साथ एसोसिएट हो गई है तो उसकी अफेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ये तीन जो एस्पेक्ट हैं ये हर इंसान के हर मेंटल एक्शन के साथ मौजूद होते हैं या उसके अंदर पाए जाते हैं लाजमी तौर पर। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ माइंड की। जो पार्ट्स हैं माइंड के, ये सेगमेंट फ्राइड ने दिए थे। और यहाँ पे क्योंकि माइंड की बात हो रही थी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको ये भी पढ़ा दिए जाएँ कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग माइंड के पार्ट्स कौन से हैं या माइंड होता क्या है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ माइंड: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग्स। हम जब अपने इर्द गिर्द से अवेयर होते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। अगर हमें कोई बात करता है और हम उसको जवाब नहीं दे पाते, ये सुनते नहीं हैं, तो हम कहते हैं नहीं मैं कॉन्शियस नहीं था या मैं अनकॉन्शियसली मैंने ये बात नहीं सुनी। दैट मीन्स कि हम अपने कॉन्शियस में नहीं थे। कॉन्शियस लेवल वो होगा जब हम किसी चीज़ से अवेयर हैं, फिर हमने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया है अपनी सराउंडिंग से। जैसे मैं बात कर रही हूँ या कोई सुन रहा है या मैं देख रही हूँ, हर वो चीज़ जिससे हम इस वक्त अवेयर हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो हमारे माइंड का कॉन्शियस पार्ट है। उसके बाद सब कॉन्शियस आ जाता है। कहते हैं कि दिस पार्ट ऑफ माइंड इन्फ्लुएंस आवर एक्शंस एंड फीलिंग्स, आवर मेमोरीज आर स्टोर्ड इन दिस पार्ट व्हिच वी कैन रिकॉल एट एनी टाइम। हमारे जो एक्शंस हैं ना वो इस पार्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। इस लम्हे से पहले तक जो पास्ट हो गया है, पिछले वाला एक लम्हा, एक मिनट, उससे लेकर हमारे पास्ट के उस मोमेंट तक जहाँ तक हम अपनी लाइफ को रिकॉल कर सकते हैं, हमारा अडल्टहुड, हमारा बचपन, हमारी स्कूल लाइफ, हमारे जो जो ऐसी चीज़ें जो हमारे जहन में मौजूद हैं जिनको हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस होता है। हर चीज़, हर अच्छी बुरी याद, या जो स्किल्स हमने सीखी या जो हमारे साथ बीता या जो हमने लोगों के साथ किया, हर चीज़ जहाँ पे स्टोर हो रही है वो हमारे माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट है। उसके बाद बात करेंगे अनकॉन्शियस की। ये हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है। In this part of mind, our dreams, wishes which don't fulfill, and all incidents which we can't recall are stored. It's a state of mind in which person unable to respond to stimuli. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो हमारी तमाम तर विशेज़, ड्रीम्स जो फुलफिल नहीं हुई होती किसी भी वजह से, कई दफ़ा हमें जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सपोर्ट नहीं करता, या हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर रही है, फैमिली ये सपोर्टिव नहीं है, या किसी वजह से हमने ट्राई किया लेकिन फेलियर मिला, उसको हम अकम्प्लिश नहीं कर सके। किसी भी वजह से आपका जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं हुआ, या विश जो है वो अधूरी रह गई है, या हमारे अनएक्सप्रेस्ड जो इमोशंस हैं, वो इमोशंस, फ्राइड कहता है कि वो इमोशंस जो अनएक्सप्रेस्ड होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर होते रहते हैं, फिर बहुत ही बुरी शक्ल में सामने आते हैं। तो हमारी हर वो चीज़ जो फुलफिल नहीं हुई, जो एक्सप्रेस नहीं कर सके, या जो हासिल नहीं हो सकी, उस चीज़ को जो जगह जहाँ पे वो स्टोर होती है उसको अनकॉन्शियस कहते हैं। हमारा जो अनकॉन्शियस है हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। हर वो चीज़ जो हमारी पहुंच से बाहर है या अपनी दानिश में हम उसको भूल चुके होते हैं। हमें लगता है कि नहीं, या हम कहते हैं कि नहीं ये ड्रीम अब मैंने छोड़ दिया है, अब मैं यह हासिल नहीं करना चाहता। लेकिन साइकोलॉजी कहती है ना तो हम कुछ भूलते हैं ना हम कुछ छोड़ते हैं, वो सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस में स्टोर होता रहता है। और एक साइको एनालिसिस एक थेरेपी है और एक स्कूल ऑफ थॉट भी है, लेकिन एक थेरेपी भी है जिसके थ्रू अनकॉन्शियस में जाकर इन चीज़ों को दोबारा से कॉन्शियस में लाया जा सकता है। ये जो मेंटली इल होते हैं, सिक होते हैं लोग, उनको ट्रीट करने के लिए ये वाली थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है।